हेलो स्टूडेंट्स। अपनी इकोनॉमिक के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। अब ये डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब इंडिया की कैसी थी 1921 तक। अब इंडिपेंडेंस मिलने तक मतलब कि हमारे हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये डेमोग्राफिक होता क्या है। अब सबको नाम सुना सुना लगता है हमें कि हाँ हाँ डेमोग्राफिक हमने पढ़ा है या कुछ है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन वो होती है अब किसी भी देश की जहाँ पर हम देखें कि हमारा बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या पुअर, हमारी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, कितना गरीबी है। ये सारी कंडीशंस जब हम पढ़ते हैं तो उसे डेमोग्राफिक कंडीशन बोला जाता है। क्लियर? मतलब इन सब सारी चीज़ों को ही कि हमारी जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या क्या है क्या नहीं है ये चीज़। तो डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उनकी वेरियस एस्पेक्ट्स को हम डेमोग्राफिक कंडीशन बताते हैं। ठीक, अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसका पहला पॉइंट। अब आप कहोगे कि ये बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है कि हम मतलब कि 1 ईयर में कितने और नए बच्चे हुए उसको बोलते हैं बर्थ रेट। ठीक है, और डेथ रेट किसको बोलते हैं कि उस पूरे ईयर में कितने लोग गुजर गए, कितने लोग एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई जिनकी, वो हमारा डेथ रेट होता है। क्लियर? तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिफोर 1921 बोथ आर वेरी हाई। हमारी 1921 तक हमारे ये बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब रेट जो था, ज़्यादा लोग मरते भी थे और ज़्यादा बच्चे भी होते थे, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ती थी और वो भी ज़्यादा मतलब डेथ्स होती थी। तो उसका था 48 तो बर्थ रेट था, मतलब अगर मान लीजिए कि 1000 लोग हैं तो उसमें से 48 तो नए बच्चे हो रहे हैं और 40 ही लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बड़ी हाई रेट थी। अब ईयर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में ही आ ही सकता है कि 1921 कौन सा ईयर ग्रेट डिवाइड था? 1921। यहाँ पे क्या हुआ? अब देखिए, आप इसको देखिए, जैसे हमारा 19 ये फर्स्ट जो स्टेज होती है किसी भी इकोनॉमी की, वो होती है हमारी जिसमें हाई बर्थ रेट हो और हाई ही डेथ रेट हो, मतलब दोनों चीज़ें हाई हो, तो उसे बोला जाता है कि ये आपकी जो इकोनॉमी है बहुत ही रुकी हुई है, बहुत ही स्टेगनेंट है। ठीक, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जहाँ बर्थ रेट तो हाई है बट आपका जो डेथ रेट है वो गिर गया, कम हो गया। तो 1921 में जो ग्रेट डिवाइड हुआ था वो यही था कि हमारी जो कंडीशन है वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आ गई थी कि हाई बर्थ रेट तो अभी भी हाई था बट जो डेथ रेट था वो थोड़ा कम हो गया था, मतलब थोड़ी सी फैसिलिटीज़ और थोड़ी अच्छी हो गई होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अंग्रेज़ों ने दे दी होंगी हमें, जिससे कि हमारा जो डेथ रेट था वो गिर गया था। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है, थर्ड के अंदर क्या है, जिसके अंदर मतलब जो परफेक्ट इकोनॉमी मानी जाती है वो होती है जिसमें बर्थ रेट भी कम हो और डेथ रेट भी कम हो, वो हमारी थर्ड स्टेज होती है इकोनॉमी की। क्लियर? अब हम वापस से इसमें आते हैं, तो अगर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, तो वो ईयर 1921 था। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है लो लिटरेसी रेट। अब ये लो लिटरेसी रेट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू सरकार की जो साक्षरता अभियान है उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि अगर एट द एज ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से ऊपर का जो कोई भी बच्चा या बड़ा या बुज़ुर्ग, उसको कोई भी एक भाषा अच्छी तरह से लिखनी, पढ़नी और समझनी आती है तो उसे पढ़ा लिखा माना जाता है। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम था। देखिए, लेस देन 16%। मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक रूम में 100 लोग हैं तो उसमें से 16 से भी कम ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख और समझ सकते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक भाषा को वो लिख पढ़ या समझ सकते हैं। तो सोचिए कितने अनपढ़ लोग थे उस टाइम पर, मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल थी ही नहीं। और फीमेल्स में तो और ज़्यादा, वो तो सिर्फ 7% ही था, मतलब लड़कियों को तो शायद पढ़ाते ही नहीं थे, शायद क्या पढ़ाते ही नहीं थे, ये तो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ये है हमारा लो लिटरेसी रेट। अब इसके अंदर क्या आता है? थर्ड पॉइंट है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट माने नवजात शिशु, मतलब जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको। तो वो देखिए कितना ज़्यादा ख़राब था कि अगर एक साल में 1000 बच्चे हो रहे हैं तो 2218 बच्चे की डेथ हो गई है।
मतलब अब इन्फेंट मतलब रेट मतलब कि कुछ इतने बच्चे 218 बच्चे ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई, उसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक, मतलब जो बच्चे हुए, मान लीजिए 1000 बच्चे हुए और उसमें से 218 बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले ही मर जाएंगे अपने 1 साल के होने तक ही। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, हमारा हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी इतना था। इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। इस तरह से आप इसके सामने लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। अब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब पुअर फैसिलिटीज़ थी हेल्थ की, हॉस्पिटल्स थे नहीं, थे तो बहुत ही मतलब दूर होंगे, गांव वगैरह में इसकी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, और प्लस उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। जब हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी थी तो लोग बाग अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे, और हॉस्पिटल्स क्या पता वो बिलीव भी कम करते हो, है ना, वो क्या कि अच्छा चलो किसी हकीम के यहाँ चले जाते हैं या झाड़ा लगवा लेते हैं तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, या मतलब उनके फालतू के वो बीमारी ना समझ के कुछ उसको अलग चीज़ें समझते होंगे, क्योंकि भाई जब पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उनको उस चीज़ की बेनिफिट तो नहीं पता थे ना। तो इसलिए हमारे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी कि इस वजह से ही लोग बाग ज़्यादा मरते भी थे, और अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हॉस्पिटल्स भी इतने बढ़िया प्रॉम्प्ट नहीं थे, है ना। अब नेक्स्ट क्या आया हमारा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, है ना। मतलब अगर कोई एक पर्सन है तो वो ऑन एन एवरेज कितना जी रहा है। तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू WHO मतलब टिल 2018 तक 68.8 ईयर्स है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में 68.8 ईयर्स तक बंदा जीवित रहता है, मतलब 69 समझ लो चलो इसको। हम अभी 2018 की मैं बात कर रही हूँ, 1921 की नहीं। ठीक है, तो ये WHO ने निकाला था हमारा जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। और जापान में पता है कितनी है, 89 ईयर्स, यानी कि जो वहाँ का लोग हैं वो 89 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। और हमारे इंडिया में तो अभी भी कमी है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा कम थी। उस टाइम पे 32 ईयर्स थी कि बेचारा वो सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो जाती थी। अब आप ये देखो कि 32 साल, आजकल के टाइम में तो 32 साल में लोगों की शादी भी नहीं होती है, ऐसे कुछ बहुत सारे होते हैं जिनकी मैरिज भी नहीं हुई होती है 32 ईयर्स तक, और उस टाइम पर वो 32 ईयर्स तक मर भी जाते थे। तो कितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना कम था। ये सब इसी वजह से था कि भाई पुअर हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, तो बीमारियां लग जाती होंगी, या कुछ भी है, उतना अच्छा सैनिटेशन लोगों को नहीं पता था, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी कमियां थी। तो इस वजह से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी की रेखा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। अब होंगे ही जब इतने ज़्यादा बर्थ रेट भी इतना हाई है, डेथ रेट भी इतना हाई है, और पढ़ाई लिखाई नहीं है, और आपके एग्रीकल्चर ही पे ही डिपेंड है खाली, मतलब प्रॉपर आपका कुछ भी चीज़ मतलब कोई और सेक्टर में आप लोग जॉब ही नहीं कर रहे हो, या कमाने में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ सर्विस भी पुअर है, तो गरीबी तो होगी ना। और बेचारा जो बंदे हैं वो 32 ईयर्स तक ही, जब तक वो कमाने लायक होता होगा तब तक वो मर जाता होगा, तो उनकी फैमिली तो फिर से वही ख़राब हो जाती होगी। तो उसका इसलिए जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज़्यादा डाउन थी। क्लियर, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉवर्टी लाइन है कि मतलब जो बहुत सारे गरीब लोग जो कि ज़्यादा थे उस टाइम पर, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर ही था। अब आपने पढ़ाई पीछे की, अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर को भी रॉ मटेरियल का साधन बना दिया था, जिसमें उनको कम कम पैसे मिलते होंगे, और कोई दूसरी इंडस्ट्री वगैरह तो थी नहीं जहाँ पे वो जॉब कर सकते या अपनी लिविंग थोड़ी सुधार सकते। तो इसलिए जो हमारा पॉवर्टी था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब गरीब बहुत ज़्यादा थे। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ नौकरी कर रहे थे, मतलब क्या काम करते थे, कहाँ करते थे, ये सारी चीज़ों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब इसको हम वैसा देख लेते हैं, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री और सेक्टर। मतलब कि जो लोग थे उस टाइम के वो कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे थे, किस चीज़ में, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सारे के सारे एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे। तो पहला क्या है हमारा, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, भाई सब लोग एग्रीकल्चर में ही थे। और इसका जो एग्रीकल्चर का रेट था कितना पता है, 72.7% लोग, यानी कि 73% ही मान लो, ये आपका एग्रीकल्चर में ही थे। और वही मैंने अभी बताया आपको कि रॉ मटेरियल का मार्केट अंग्रेज़ों ने बना दिया था, तो वो बेचारे सिर्फ रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस करते थे, और उसमें ही कम पैसा मिलना। और एग्रीकल्चर में देखो आपको पता ही है मेहनत ज़्यादा है और रिटर्न्स बहुत कम है, मतलब काम तो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन रिटर्न्स कम होते हैं। यही वजह रहती है कि किसान बेचारा हमेशा गरीब ही रहता है, फैसिलिटीज़ कुछ मिलती नहीं है, लगान और देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें क्या थी,
इतनी वर्स्ट कंडीशन थी जो हम अपने इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ाई है। ठीक, अब अगला है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है बहुत ऊपर नीचे थी, मतलब है ना, मतलब बैलेंस नहीं थी। अब एक ऐसा ग्रोथ जहाँ मतलब थोड़ा बैलेंस रहे तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस, जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्जरी सेक्टर, जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, वो एक साथ ग्रो कर रहे हों, सही उसमें पोजीशन में ग्रो कर रहे हैं, तब तो उसे बैलेंस ग्रोथ बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरे कोई सेक्टर था ही नहीं, हम लोग तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, है ना। 73% लोग जो थे और थोड़े बहुत जो बाकी थे वो हैंडीक्राफ्ट्स पे डिपेंड करते थे। तो ये क्या है, ये हमारी उस टाइम अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, जिसकी वजह से हमारा पैसा भी हमें नहीं मिल पाता था, मतलब प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा पुअर थी। तो ये हमने हमारा ये चैप्टर फिनिश कर लिया है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। अब इसको आप पूरा नोट्स बनाइए और इसके एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। थैंक यू।